Exercise 11.1 question 1 in the following tables find whether x and y are directly proportional or not। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। पहले हम लिखेंगे x बाय वाई, गिवन ऐसे लिखेंगे, गिवन सिर्फ ऐसे गिवन लिखना है, x बाय वाई लिखना है, इक्वल टू हमें ये जो वैल्यू है वैल्यू को लिख देना है एक बार, 8/10, 12/15, उसके बाद सभी जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। इसको हम अगर 4 से 2 से कटेंगे तो 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 होगा। इसको अगर हम 3 से कटेंगे तो 3 4 जा 12 होगा एंड 3 5 जा 15 होगा। इसको अगर हम 5 से कटेंगे तो 5 4 जा 20 होगा, 5 से कटेंगे तो 5 5 जा 25। इसको अगर हम 6 से कटेंगे तो कितना होगा, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30 होगा। नेक्स्ट 7 से जब काटेंगे तो 7 4 जा कितना होगा, 7 4 जा होगा 28 एंड 7 5 जा होगा 35। 8 से जब काटेंगे ये 4 होगा और ये 5 होगा। इन द सेम वे इसको जब 20 से काटेंगे तो ये 4 होगा और ये कितना होगा, 5 होगा। तो अभी हमने देखा सबका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, मतलब x बाय वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। इस फ्रैक्शन को एक बार लिखेंगे 4/5, 4/5, इसको लिखेंगे 4/5, इसको लिखेंगे 4/5, 4/5 एंड 4/5। मतलब सभी जो वैल्यू है सभी वैल्यू सेम है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं x बाय जो y है ये एक कांस्टेंट है। तो x बाय y इज ए कांस्टेंट। तो क्योंकि x बाय y का जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू सेम है, अगर सभी वैल्यू सेम आएगा तो ये कांस्टेंट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर सभी वैल्यू सेम नहीं आएगा तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, अब और जब कांस्टेंट नहीं होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बी को करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, गिवन एक बार लिखेंगे, गिवन, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया है वैल्यू को लिखेंगे, x बाय वाई इक्वल टू 1/5, 2/6, 3/18, 4/16, 6/12 एंड 13/91 एंड 15/20। सभी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो इसको नहीं ले जा पाएंगे, इसको ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होगा। इसको कटेंगे तो 1 होगा और इसको कटेंगे तो 6 होगा। इसको कटेंगे तो 1 होगा, इसको कटेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो इसको कटेंगे तो 1 होगा, इसको कटेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसको कटेंगे तो 1 होगा, इसको कटेंगे तो 7 होगा। नेक्स्ट इसको कटेंगे तो 3 होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 से इसको कटेंगे तो 4 आएगा। तो अभी हमें ये पता चला कि सभी का जो फ्रैक्शन है ये सिमिलर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बाय वाई इक्वल टू फ्रैक्शन को एक बार लिखेंगे 1/5, 1/3, 1/6, 1/4, 1/2, 1/7 एंड 3/4। ये जो फ्रैक्शन है इसके साथ इक्वल नहीं है तो इसको हम ऐसे नॉट इक्वल लिखेंगे, इसके साथ नॉट इक्वल लिखेंगे, इसके साथ भी नॉट इक्वल लिखेंगे। और ये जो वैल्यू है ये भी नॉट इक्वल होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा, ये भी नॉट इक्वल है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, थस x बाय वाई इज नॉट ए कांस्टेंट, क्योंकि x बाय वाई का जो भी वैल्यू है सभी फ्रैक्शन में डिफरेंट आ गया है, इसीलिए ये एक कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x एंड y are not directly proportional। क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। पहले हम लिखेंगे गिवन, जो भी वैल्यू दिया है वैल्यू को एक बार लिखेंगे। x बाय वाई इक्वल टू क्या क्या वैल्यू दिया है, 6/8 दिया है, 12/16 दिया है, 15/20 दिया है एंड 18/24 दिया है एंड फाइनली 21/28 दिया है। ये जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सभी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है सेम है या नहीं। तो इसको हम कटेंगे
2 से काटेंगे तो 3 टाइम्स होगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 4 होगा, इसको हम 4 से काटेंगे तो 3 होगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 टाइम्स होगा, इसको हम अगर 5 से काटेंगे तो 3 होगा, इसको अगर 5 से काटेंगे तो 4 होगा, इसको अगर हम 6 से काटेंगे तो 3 आएगा, इसको अगर 6 से काटेंगे तो 4 आएगा, इसको अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। तो अभी हमको ये दिखने को मिला है कि सभी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है सेम है। तो x बाय वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3/4, इसका इक्वल ये है तो हम इक्वल 3/4 लिख सकते हैं, इसकी इक्वल ये है 3/4, नेक्स्ट इसकी इक्वल ये है 3/4, नेक्स्ट इसकी इक्वल 3/4 ये है। मतलब ये जो सभी वैल्यू है ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसका सभी का वैल्यू एक ही है, इसीलिए ये एक कांस्टेंट होगा। थस x बाय वाई इज ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट हो गया। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 2, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड a b c d एंड e। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें a b c d एंड e का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन होगा, बहुत ही इजी है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे हियर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x एंड y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो देयरफॉर x एंड y इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, x बाय वाई इज ए कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सा होगा, जिस वैल्यू में मान लो ये x बाय वाई है, इसमें x का वैल्यू इधर 6 है, इधर y का वैल्यू 24 है, बाकी में किसी में x का वैल्यू है, किसी में y का वैल्यू है, किसी में y का वैल्यू है, किसी में x का वैल्यू है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म क्या है उसको अगर हम फाइंड करना चाहे तो इसके भी फाइंड कर सकते हैं। तो x बाय वाई इक्वल टू क्या होगा 6/42 होगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42। मतलब x बाय वाई जो कांस्टेंट टर्म है इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो 1/7 लिख सकते हैं। इसको भी यूज़ करके हमें इसका जो आंसर है उसको निकाल सकते हैं, इसको यूज़ करके। लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से पहले इसका आंसर निकालेंगे। मान लो पहले क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे 6/42 इक्वल टू हम करेंगे 9/a। तो उसमें अभी हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 इंटू a इक्वल टू 42 इंटू 9। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, a इक्वल टू 42 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, 7 इंटू 9 इक्वल टू a का वैल्यू मिलेगा 63। ये हो गया a का वैल्यू। नेक्स्ट हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मान लो पहला मेथड है 9/a इक्वल टू हम लिखेंगे b बाय 1 to 6। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 9 a का वैल्यू कितना मिला, a का वैल्यू हमें मिला 63, इसको ऐसे पुट कर सकते हैं। और ये b 1 to 6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 to 6 इंटू 9 करेंगे और इधर 63 इंटू बी होगा। तो b का वैल्यू आ जाएगा क्या 1 to 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 63। इससे ये कट जाएगा 7 टाइम्स, 7 से इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 1 and 8 आएगा, मतलब 18 टाइम्स होगा। तो b का वैल्यू हमें मिलेगा 18। अगर हम इसको चाहे तो और एक मेथड से इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x बाय वाई कांस्टेंट है तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले लिखेंगे b बाय 1 to 6 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 6/42 इसको लिख सकते हैं 6/42। तो 6/42 की इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42। अगर हम चाहे तो b बाय 1 to 6 इक्वल टू 1/7 ऐसे भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 इंटू बी इक्वल टू 7b होगा इक्वल टू 126 होगा। तो b का वैल्यू इधर हम फाइंड करेंगे 126 डिवाइडेड बाय 7, 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 होगा। तो इधर कितना आएगा 5 and 6 रहेगा, 56 रहेगा। तो 7 8 जा 56। तो फाइनली b का वैल्यू हमें मिल गया है 18। तो अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि x बाय वाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ये जो 6/42 इस पार्ट को हमने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें x और y दोनों का वैल्यू है, तो जब भी दोनों का वैल्यू होगा उसको हम ले सकते हैं। लेकिन इसमें x का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू है, इसको हम नहीं ले पाएंगे। इसमें x का वैल्यू है, इसमें y का वैल्यू दिया है लेकिन x का वैल्यू नहीं है, तो इसको हम नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरह अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो पहले वाला हो गया, ए का वैल्यू हमें मिल गया, अभी बी का वैल्यू मिल गया। अगर हम चाहे तो इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे सी डिवाइडेड बाय 630 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये जो 6/42 इसको लिखेंगे 6/42, क्योंकि ये जो x/y है ये प्रोपोर्शनल है। अगर हम 6/42 ना लिख के 1/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, ऐसे भी हो सकता है। तो 6 और ये c है, c 630 इक्वल टू 1/7। तो c के साथ 7 जब मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू सी होगा, और 1 के साथ 630 जब मल्टीप्लाई होगा 630 होगा। तो c इक्वल टू हम लिख सकते हैं 630 डिवाइडेड बाय 7। 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 90 टाइम्स। तो c का वैल्यू हमें मिलेगा, क्या होगा, 90 होगा। ये होगा c का वैल्यू। अभी हमें d एंड e का वैल्यू फाइंड करना है। तो d के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 42/d है, इसको लिखेंगे इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 6/42। इसको ना लिख के डायरेक्ट हम 1/7 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू डी इक्वल टू डी होगा एंड इक्वल टू 42 इंटू 7। 42 इंटू 7 जब करेंगे 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 का 4 होगा, कैरी कितना होगा 1 होगा। 4 इंटू 7 इक्वल टू कितना होगा 28 होगा, प्लस 1 इक्वल टू 29, मतलब 294 आएगा डी का आंसर। तो अभी हमें ई का वैल्यू फाइंड करना है। ई का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो e/35 ये लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वल टू 1/7 लिखेंगे। 1/7 की जगह पर हम 6/42 भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू ई होगा इक्वल टू 35 होगा। तो ई का वैल्यू क्या आएगा, ई इक्वल टू 35/7 होगा। 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ई का वैल्यू हमें मिलेगा 5। यही इसका आंसर है। तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 63, b इक्वल टू 18, c इक्वल टू 90, d इक्वल टू हम लिखेंगे 294 एंड e इक्वल टू हम लिखेंगे 5। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बी में ये जो 36/54 है, इसमें ही सिर्फ x और y का वैल्यू है, लेकिन बाकी में किसी में x का वैल्यू होगा, किसी में y का वैल्यू है, किसी में y का वैल्यू है लेकिन x का वैल्यू नहीं है, ऐसे है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए ये दोनों जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम 36 और 54 ये दोनों वैल्यू को यूज़ करके इसका a b c और d e का वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल होगा। तो क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन हम इधर लिखेंगे, हियर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो x एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, x/y इज ए कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये जो x/y है, x/y की जगह पर हम ये जो दोनों वैल्यू हमें मिला उसको लिखेंगे 36/54। तो इसको जब काटेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 इंटू 2 इक्वल टू 36 होगा, 18 इंटू 3 इक्वल टू 54 होगा। मतलब x/y जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। तो इसको यूज़ करके हम इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। मतलब ये जो पहला वैल्यू है a/9, इसके साथ इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वल ये होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू ए इक्वल टू 3a एंड 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 होगा। तो नेक्स्ट a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू 18/3 करेंगे, 3 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा 6। इन द सेम वे हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 12 जो b है इसकी इक्वल हम ये लिख सकते हैं 2/3। तो 2/3 लिखेंगे, इसके साथ इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2b होगा, 2b इक्वल टू 3 इंटू 12 होगा, मतलब 12 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो b इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2।
2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, 6 इंटू 3 इक्वल टू बी का वैल्यू मिलेगा 18। अगेन हम सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए का वैल्यू मिल गया है 6, बी का वैल्यू मिल गया है 18 एंड सी का वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे, c बाय 45 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा मतलब 2/3 होगा। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3c होगा इक्वल टू 45 इंटू 2 होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, c इक्वल टू 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स, 15 इंटू 2 जब करेंगे तो c का वैल्यू हमें मिलेगा 30 मिलेगा। तो इन द सेम वे इधर हमें d का वैल्यू फाइंड करना है। तो d का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लेंगे 54/d इक्वल टू 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू डी होगा इक्वल टू 54 इंटू 3 होगा। तो d का वैल्यू इधर मिलेगा d इक्वल टू 54 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 27 टाइम्स कट जाएगा, 27 इंटू 3 जब करेंगे तो d का वैल्यू मिलेगा 81, ये होगा d का वैल्यू। क्वेश्चन e का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो e के लिए हम क्या करेंगे, e बाय 126 इक्वल टू हम इसको लिखेंगे 2/3। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू ई इक्वल टू 3 इंटू ई होगा इक्वल टू 2 इंटू 126 होगा। तो नेक्स्ट हम e का वैल्यू फाइंड करेंगे, e इक्वल टू 2 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 3, 3 से ये कट जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा एंड 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना बनेगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 बनेगा। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होगा। मतलब e का जो वैल्यू होगा, e का आंसर आएगा 84। तो अभी हमें सबका वैल्यू मिल गया है। a का वैल्यू हो गया 6 होगा एंड b का वैल्यू 18 हो गया, c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू 30 हो गया एंड d का वैल्यू 81 एंड e का वैल्यू 84 है। क्वेश्चन 3, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹168, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों मेथड दिखा दूंगा। जो भी मेथड स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसी मेथड से बाकी जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करूंगा। तो पहला मेथड ऐसे होगा, लेंथ इन मीटर्स एंड नेक्स्ट ये x होगा, नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट इन रुपीस होगा। तो ये एक टेबल बनाना पड़ेगा ऐसे, ये y होगा, लेंथ इन मीटर्स x होगा और कॉस्ट इन रुपीस y होगा। तो क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको हम इधर लिखेंगे। तो ये जो लेंथ इन मीटर्स, लेंथ कितना दिया है, 3 मीटर्स दिया है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, इसका कॉस्ट आएगा 160 एंड लेंथ इन मीटर्स, तो इसमें 17 मीटर लेंथ है उसको दिया है लेकिन इसका कॉस्ट नहीं दिया है। कॉस्ट क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सिंस x एंड y आर directly proportional, therefore x by y is a constant। सो हम क्या लिखेंगे, सो ये जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिखेंगे 3/168 इक्वल टू 17/a। इसको जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा 3 इंटू a इक्वल टू 168 इंटू 17। तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसे कैंसिल करके इसका आंसर निकालेंगे। a इक्वल टू 168 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये नहीं कटेगा, इसको हम काटेंगे 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 होगा, 1 रहेगा, 1 8 के आगे आएगा तो 18 होगा, 3 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। तो a का वैल्यू हमें मिला 56 इंटू 17 जब करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा 952। ये 952 इसका आंसर होगा। मतलब इसका आंसर अगर हम लिखना चाहे तो ₹952 रुपीज़ होगा 17 मीटर क्लॉथ का टोटल प्राइस। तो दूसरा मेथड ऐसे होगा, हम ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स क्लॉथ इक्वल टू कितना दिया है, 168 रुपीज़ दिया है। अगेन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर
क्लॉथ इक्वल टू 168/3 करेंगे। तो 168 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 मीटर क्लॉथ की इक्वल कितना प्राइस है वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि 3 मीटर इक्वल टू 168 है। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना प्राइस होगा वो निकल के आ जाएगा। देयरफॉर हम फाइनली ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स क्लॉथ इक्वल टू हम क्या करेंगे 168 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 17 कर देंगे। 3 से इसको जब काटेंगे तो कितना होगा 54 होगा। तो 54 इंटू 17 जब करेंगे तो उसका आंसर आएगा 952। मतलब 17 मीटर क्लॉथ्स का टोटल प्राइस कितना होगा 952। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं ₹952। ये दोनों सेम ही। इफ ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 175 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। तो उसको हम दो मेथड से फिर से कर सकते हैं। तो उसका मेथड, पहला मेथड ऐसे होगा, टाइम इन आवर्स ऐसे लिखेंगे, इसको एक टेबल में फिल करेंगे, इसको हम x कंसिडर करेंगे और डिस्टेंस इन किलोमीटर इसको हम y से डिनोट करेंगे। तो इसको ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये एक मेथड हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टाइम इन आवर्स, तो कितना टाइम लिया है, तो 4 आवर्स में टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया कितना 160। नेक्स्ट 175 किलोमीटर, अगर 175 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन इसको हम क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, इसको ए से डिनोट करेंगे। तो ए का रिजल्ट जब भी आएगा वो उसका आंसर होगा। तो इधर हम लिखेंगे सिंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, therefore x by y is a constant। तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 4/160 इक्वल a/175। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 160 इंटू a इक्वल टू 175 इंटू 4। नेक्स्ट a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। a इक्वल टू हम क्या करेंगे 175 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 160। तो 4 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 40 टाइम्स हो जाएगा। 40 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 4.375। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4.375 आवर्स होगा। तो 4.375 आवर्स लगेगा 175 किलोमीटर डिस्टेंस कवर के लिए। तो उसका दूसरा मेथड ऐसे होगा, मेथड 2, 160 किलोमीटर कवर्ड इन कितनी टाइम में उसने कवर किया, 4 आवर्स में। तो हम इधर लिखेंगे 4 आवर्स। देयरफॉर 1 किलोमीटर कवर्ड इन 1 किलोमीटर में कितना कवर हो पाएगा उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 160 से डिवाइड कर देंगे, इधर आवर्स रहेगा। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, 175 किलोमीटर। तो इधर हम लिखेंगे 175 किलोमीटर कवर करने के लिए, कवर्ड इन इक्वल टू हम क्या करेंगे 160 इंटू 175 कर देंगे, आवर्स लिखेंगे इधर। तो 4 से ये कट जाएगा 40 टाइम्स। तो 40 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आएगा 4.375 आवर्स। तो उसका आंसर ये दोनों सेम है। तो हम आंसर अगर चाहे तो लिख सकते हैं 4.375 आवर्स।